नाज़रीन, अभी इसके पहले के वीडियो में पहले पार्ट के वीडियो में हमने ये बताने की और ये समझाने की कोशिश की थी कि हमारे माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बान को समझने के लिए और उसके इर्तिकाई सफ़र का जायज़ा लेने के लिए और ज़ीना बज़ीना इर्तिकाई सफ़र का जायज़ा लेने के लिए उसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया है, 3 ज़ुमरों में तक़सीम किया है। क़दीम हिंद आरियाई ज़बान, हिंद आरियाई ज़बान का ज़माने वुस्ता या दरमियानी अहद, या फिर उसके बाद हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बानों की तफ़सीलात जो देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो हम यहाँ पे क़दीम हिंद आरियाई ज़बान के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि क़दीम हिंद आरियाई ज़बान का जब हम जायज़ा लेते हैं और उसके इर्तिकाई सफ़र का जायज़ा लेते हैं या उसके तारीख़ी इर्तिकाई सफ़र का हम जायज़ा लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क़दीम हिंद आरियाई ज़बान जो उसका जो सफ़र है, वो असल में 1000 अरसे को मुहीत है या 1000 सालों को मुहीत है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब आरियाई कौम बाहर से हिंदुस्तान में आई थी, तो एक पहले से यहाँ कोई कौम आबाद रही होगी, जिसकी एक तहज़ीब रही होगी, जिसका एक कल्चर रहा होगा, जिसकी एक सक़ाफ़त रही होगी और वो गूँगे नहीं रहे होंगे, उनकी कोई न कोई ज़बान रही होगी। तो जब आरियाई कौम एक फ़ातेह कौम की हैसियत से यहाँ पे आई है, तो फिर उसके बाद अपनी ज़बान को, अपनी सक़ाफ़त को, अपनी तहज़ीब को, अपने कल्चर को और अपने तमद्दुन को बचाने की उन्होंने कोशिश की। और लेकिन होता ये है कि जो मफ़तूह कौमें होती हैं और जो फ़ातेह कौमें होती हैं, बहुत दिनों तक फ़ातेह कौम मफ़तूह कौम से बचने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे-धीरे चूँकि इंसान एक समाजी मख़लूक़ है, इंसान एक मुआशरती मख़लूक़ है, तो इंसान बहुत दिनों तक अलग नहीं रह सकता है। तो हम देखते हैं जब हम क़दीम हिंद आरियाई ज़बान का हम मुतालिया करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क़दीम हिंद आरियाई ज़बान के इब्तिदाई अहद में जो आसार और जो मज़ाहिर तहरीर की सूरत में, मुनाजात की सूरत में और मनक़बत की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे क़दीम जो हमारे पास एक आसार मौजूद है, वो ऋग्वेद है। जब हमारे माहिरीन लिसानियात ने ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का जब मुतालिया किया, तो उन्होंने देखा कि ऋग्वेद में अपनी ज़बान की प्योरिटी को, अपनी ज़बान के एक तरह से खालिस होने को बचाने के लिए वो जतन करते हैं। इसीलिए ऋग्वेद का जब हम मुतालिया करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अपनी ज़बान की पाकीज़गी को बहुत हद तक महफूज़ रखते हैं। लेकिन धीरे-धीरे एक तरह से देखा जाए तो फिर ये आरियाई कौम धीरे-धीरे फैलने लगती है और पूरे एक इलाके में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल जाती है। तो जो पहले से कौमें आबाद थीं, जिनका एक तमद्दुन था, जिनका एक कल्चर था, जिनकी एक सक़ाफ़त थी और जिनकी एक ज़बान थी, बहुत दिनों तक बचाने के बावजूद भी आपसी मेल-जोल से जो आरियाई कौम अपनी एक ज़बान लेके आई थी, धीरे-धीरे वो ज़बान ख़त्म होने लगी या उसमें बहुत सी अल्फ़ाज़ जो मक़ामी अल्फ़ाज़ थे या मक़ामी मौसमों के जो नाम थे या जो मक़ामी सौती आहंग मौजूद था, वो धीरे-धीरे एक तरह से आमेज़िश होने लगी है। लेकिन जब हम ऋग्वेद का मुतालिया करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत हद तक, बल्कि बड़ी हद तक ऋग्वेद में अपनी ज़बान को बचाकर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन होता क्या है कि मक़ामी बोलियों और इलाक़ाई असरात की वजह से उनकी ज़बान में तब्दीली आने लगती है। रफ़्ता-रफ़्ता मुल्क के दूर-दराज़ हिस्से में फैलने लगते हैं और गैर आरियाई अक़वाम से रब्त-ओ-ज़ब्त बढ़ने की वजह से आरियाई ज़बान की मरकज़ी हैसियत ख़त्म होने लगती है और जिसके बाइस ज़बान की 3 किस्में राइज होती हैं, जो हमारे माहिरीन लिसानियात ने बताया है। पहले उदीचा है, जो शिमाल मग़रिब हिंदुस्तान की ज़बान है। मध्य देशा है, जो मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के इलाका, अम्बाला से इलाहाबाद तक का जो इलाका आता है, उसमें वो ज़बान राइज थी। प्राच्या, जो मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बान थी। उदीचा हमारे माहिरीन लिसानियात ने और उस ज़माने के लोगों ने भी उदीचा ज़बान को आर्यों की क़दीम मेयारी ज़बान से क़रीब तरीन समझा है और इसीलिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो सही ज़बान मानी जा रही थी,
जो खरी ज़बान मानी जाती थी, वो दरअसल उदीचा ही मानी जा रही थी। मध्य देशा ज़बान का मामला ये था कि ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह से जो उसकी सूरत एक ऐसी थी कि उस बहुत ज़्यादा उसका बिगड़ा हुआ रूप नहीं था। लेकिन जब हम प्राच्या को देखते हैं, तो प्राच्या ज़बान जो आर्याई कौम, जबकि वहीं आर्याई कौम वहाँ पे आबाद हुई थी, लेकिन उसके ज़बान में अच्छा खासा फ़र्क आ गया था। इसीलिए कदीम हिंद आर्याई ज़बान यानी जो आर्याई ज़बान है, उसका और जब प्राच्या का जब तकाबुली मुतालिया हमारे माहिरीन लिसानियात करते हैं, तो ये देखते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा तफ़ावुत है। अब हम देखते हैं कदीम हिंद आर्याई ज़बान को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे माहिरीन लिसानियात ने उसकी 5 मंज़िलें बताई हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब तक आप उन मंज़िलों से वाक़िफ़ नहीं होंगे कि ज़बान का, चूँकि कदीम हिंद आर्याई ज़बान 1 साल के अरसे को मुहित है। 1000 साल के अरसे को मुहित है। तो ज़बान तरक्की कर रही है, इर्तिक़ाई सफ़र कर रही है, तो आप उसको जब तक कि उसको हमारी इसीलिए उसकी तफ़हीम के लिए, उसको समझने के लिए हमारे माहिरीन लिसानियात ने उसको 5 मंज़िलों में एक तरह से तक़सीम किया है। पहली मंज़िल है वैदिक मंज़िल, जिसमें ऋग्वेद और सारे वेदों का मुतालिया किया जाता है। जब हम ऋग्वेद और दूसरे वेदों का हमारे माहिरीन लिसानियात जब मुतालिया करते हैं, तो हम वो देखते हैं कि ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाज़ मिलते हैं या जो उसका मतन मौजूद है, वो जो हमारे हिंदुस्तान की मकामी बोलियाँ थीं, या जो उसका सौती आहंग था, वो उसमें मौजूद नहीं है। तो पहले है वैदिक काल, फिर उसके बाद आता है पाणिनी मंज़िल। पहले वैदिक मंज़िल आता है, फिर उसके बाद पाणिनी मंज़िल, फिर उसके बाद रज़मिया मंज़िल, फिर उसके बाद टकसाली मंज़िल और फिर उसके बाद सरकारी मंज़िल आती है। हमारे माहिरीन लिसानियात ने कदीम हिंद आर्याई ज़बान को समझने के लिए इन 5 मंज़िलों में तक़सीम किया है। वैदिक मंज़िल में सारे वेदों का हमारे माहिरीन लिसानियात जब मुतालिया करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि वेदों के अंदर जो मतन मौजूद है या जो अल्फ़ाज़ मौजूद हैं, वो अपने ख़ालिस होने को बरक़रार रखते हैं, अपनी प्योरिटी को बरक़रार रखते हैं। यानी जो मकामी अल्फ़ाज़ हैं, मकामी सौती आहंग है, मकामी मौसमों के नाम हैं, या जो सिर्फ़ जितने भी हैं, उनके जो मकामी चीज़ें मौजूद हैं, उनके कोई आसार या कोई मज़ाहिर उसमें मौजूद नहीं, असरात मौजूद नहीं हैं। जब हम पाणिनी मंज़िल को देखते हैं, तो पाणिनी मंज़िल में पहली बार जो आर्याई कौम जो ज़बान बोल रही थी या तहरीरी तौर पर जो वेदों में मौजूद थी, पहली बार इसके कानून को, इसके कवायद को और इसके ग्रामर को और इसके सिंटैक्स को मुरतब करने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद रज़मिया मंज़िल में आते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, रज़मिया मंज़िल इसलिए इसका नाम रखा गया है कि इसमें एक महाकाव्य महाभारत लिखी गई है। जब हमारे माहिरीन लिसानियात महाभारत का मुतालिया करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि महाभारत में वो अल्फ़ाज़ मिलने लगे हैं जो मकामी बोलियों में राइज थे, या जो मकामी अफ़राद बोल रहे थे, या वो सौती आहंग और वो सौती सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सौती आहंग मौजूद है जो मकामी बोलियों में मौजूद था, और वो सारे सौती आहंग हमें महाकाव्य महाभारत में मिलता है। इसके मतलब ये हुआ कि जब आर्याई कौम आई हुई थी, तो बड़ी हद तक वेदों के अंदर और अपनी ज़बान को बचा के और मकामी लोगों की बोलियों से बचा के रखा था। लेकिन जैसे-जैसे ज़माना गुज़रता चला गया, आर्याई ज़बान में मकामी बोलियों की आमेज़िश होती रही, वो अल्फ़ाज़ और वो सौती आहंग आ गए। फिर उसके बाद टकसाली मंज़िल में आते हैं जब, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब सरकारी मंज़िल में आते हैं जब, तो सरकारी मंज़िल में देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की एक तरह से ज़बान आर्याई ज़बान को बना दिया गया है। और टकसाली मंज़िल को जब देखते हैं, तो होता ये है कि जब ज़बान अपने इर्तिक़ाई सफ़र को तय करती है, तो उसमें 2 सूरतें होती हैं। एक ही ज़बान एक अवामी सतह पे बोली जाती है और एक लिटरेरी फॉर्म में डेवलप हो जाती है, अदबी सतह पे इस्तेमाल होने लगती है। ज़बान दोनों की ज़बान एक होती है, लेकिन होता ये है कि जो अवामी सतह पे ज़बान बोली जाती है, उसमें मकामी अल्फ़ाज़ धीरे-धीरे शामिल होने लगते हैं। उसकी इक़्तिसादी वजूहात होती है, समाजी वजूहात भी हो सकती हैं, बाज़ारी वजूहात भी हो सकती हैं, लेन-देन का मसला होता है, यानी बहुत से नए अल्फ़ाज़ दाखिल होने लगते हैं, बहुत से नए सौती आहंग उसमें आ जाते हैं। लेकिन वही ज़बान जो लिटरेरी फॉर्म में डेवलप हो चुकी है, उसमें बहुत सुरत के साथ,
बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ नहीं होती हैं। यानी दोनों की ज़बान एक होने के बावजूद जब ये इर्तिकाई सफ़र को तय करती है, यानी लिटरेरी फ़ॉर्म में डेवलप हो जाती है और अवामी सतह पे बोली जाती है, तो एक ज़माना ऐसा आता है कि इन दोनों ज़बानों के दरमियान जो अवामी सतह पे बोली जा रही है और जो लिटरेरी फ़ॉर्म में डेवलप हो चुकी है, इनमें बहुत ज़्यादा तफ़ावुत और बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया जाने लगता है। यानी अवामी सतह पे बोली जाने वाली ज़बान निहायत ही ख़राब हो जाती है, लेकिन ज़बान का मसला यही है कि जब ज़बान निहायत ही ख़राब होती है, तो उसी ख़राबी से तामीर की सूरत निकल आती है। तो जब हम कदीम हिंद आरियाई ज़बान का ज़माना, आखिर का ज़माना देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अवामी सतह पे जो ज़बान बोली जा रही थी और लिटरेरी फ़ॉर्म में जो डेवलप हो चुकी थी ज़बान, दोनों की ज़बान तकरीबन एक होने के बावजूद, यानी मस्दर एक होने के बावजूद बहुत ज़्यादा तफ़ावुत पैदा हो गया था। और जब यही तफ़ावुत पैदा हो जाता है, तो एक नई ज़बान के अकवे फूटने लगते हैं और यहीं से हिंद आरियाई ज़बान का ज़माना वुस्ता शुरू होता है। अब इसके बाद जो वीडियो हम रिकॉर्ड कराएँगे, उसमें ज़माना वुस्ता में जो आरियाई ज़बान है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम ज़फ़रुन नक़ी है और मैं शोबा उर्दू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्स व तदरीस के अ, वाबस्ता हूँ और ये वीडियो पूरा देखने, कंप्लीट और मुकम्मल देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।